नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि देश में पहले चरण के लिए मतदान के बाद दूसरे चरण के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इसकी शुरुआत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने चुनावी मैदान में उतर कर दी। आज पीएम मोदी ने 4 जगहों से विपक्ष के खिलाफ चुनावी हुंकार भरी। तो महाराष्ट्र में नांदेड़ और परभड़ी के बाद कर्नाटका के चिकबल्लापुर में, बेंगलुरु में जनसभा करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। इसी के साथ ही स्टार प्रचारक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अमित शाह ने राजस्थान के कोटा और उसके बाद यूपी के मथुरा में चुनावी सभा की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में चुनावी हुंकार भरी। उधर कांग्रेस के नेता भी चुनावी जनसभाएं करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इस बीच उत्तर प्रदेश के अमरोहा में यूपी के 2 लड़के यानी कि राहुल और अखिलेश यादव ने एक मंच से बीजेपी पर करारा हमला बोला। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर लालू यादव पर तंज कसा। हालांकि अपने बयान में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पत्नी और बच्चों को चुनावी मैदान में उतारने पर तंज कसा है, उससे ये साफ हो गया है कि वो इशारों ही इशारों में लालू यादव और उनके परिवार पर निशाना साध रहे थे। पहले चरण के मतदान के बाद देश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेता देश के अलग अलग राज्यों में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जगहों से विपक्षियों पर निशाना साधा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो जिस तरह से यूपी के अमेठी से भागे हैं, ठीक उसी तरह वायनाड से भी राहुल गांधी भागेंगे। इसी बीच लगे हाथ उन्होंने INDIA गठबंधन पर भी निशाना साधा है। राहुल गांधी पर निशाना साधने के बाद कांग्रेस नेताओं ने हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि बीते दिन पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद सियासी बयानबाजी धीमी नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन राज्यों का भी दौरा कर रहे हैं जहां विपक्षियों पर वो निशाना भी साध रहे हैं, जिन राज्यों में बीते दिन वोटिंग हो चुकी है। एक तरफ पीएम मोदी हैट्रिक लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाशने में जुटी हुई है। 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। इसलिए ये इंडी अगाड़ी के लिए मुझे बताइए, कोई भी समझदार नागरिक इनके लिए वोट बर्बाद करेगा क्या? कभी भी वोट बर्बाद करेगा क्या? और मैं तो मतदाताओं को कहता हूं, आइए जी भर करके एनडीए को वोट दीजिए, पूरी ताकत से वोट दीजिए। एनडीए को वोट करना है, विकसित भारत के लिए वोट करना है। और इसलिए ही आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार 2024 का ये चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा। इस चुनाव का लक्ष्य है भारत को विकसित बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इसलिए 2024 के चुनाव के मुद्दे सामान्य मुद्दे नहीं है। हर मुद्दा महत्वपूर्ण है, हर कदम महत्वपूर्ण है, हर संकल्प महत्वपूर्ण है। इंडी गठबंधन के पास वैसे भी प्रेजेंट में कोई लीडर नहीं है, फ्यूचर के लिए कोई विजन नहीं है,
और उनकी हिस्ट्री स्कैम्स की रही है। चिक्काबल्लापुर और कोलार का मैसेज भी साफ है। फिर एक बार एनडीए और इंडी अलायंस दोनों का प्रचार अभियान देख रहे हैं। कांग्रेस और इंडी अलायंस का इश्यू मोदी है, मोदी का परिवार है, मोदी पर लगाए जा रहे झूठे आरोप हैं। लेकिन मोदी का फोकस किस पर है? मोदी का फोकस 21st सेंचुरी के भारत का विकास है, भारत के नागरिकों की सुविधा और समृद्धि है, भारत की ग्लोबल इमेज है। आप ही मोदी का परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में पहुंचे और कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए नजर आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसा हाल राहुल गांधी का अमेठी में हुआ था वैसा ही ठीक अब वायनाड में भी होगा। गठबंधन को लेकर निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आज नजर आए हैं। ठीक है, तो वहीं मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बरकत रेहान जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ में आलोक पांडे जी जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आलोक जी, पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत आक्रामक नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी भी पहले चरण के बाद उनका उत्साह बढ़ा हुआ है, क्या उनके उत्साह के पीछे वोटिंग परसेंटेज है या फिर कुछ और? चलिए, कम से कम दोनों तरफ से उत्साह का माहौल तो है, वरना अभी फर्स्ट फेज के पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि इस देश में चुनाव हो ही नहीं रहा। अब कम से कम फर्स्ट फेज के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ, देश में चुनाव है, इधर से भी गर्मा गर्मी है, उधर से भी गर्मा गर्मी है। ऐसी गर्मी में राजनीतिक गर्मा गर्मी ना हो तो मजा नहीं आ रही थी। मैं तो थका हारा बैठता था टीवी में कि भाई कुछ क्या बोले, कोई जोश नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, तो मैंने हल्के मूड में कहा, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि चुनाव परवान चढ़ रहा है और इसमें विपक्ष सोच रहा है कि 67% या 69% से वोटिंग 62% आ गई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकल ही नहीं रहा है, वो नाराज है या ओवर कॉन्फिडेंस है, और विपक्ष का वोटर निकल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए आक्रामक है, वो ये सोच रही है कि हमारा वोटर कहीं सुस्ता तो नहीं रहा, तो अब दूसरे फेज में मेहनत करो। तो दोनों तरफ से कहीं कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, कहीं करेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन कुल मिला के कम से कम चुनाव में थोड़ा एक आनंद की अनुभूति हो रही है। लग रहा है कि हाँ, लोकतंत्र का पर्व है, और मुझे तो कल से महसूस हो रहा है कि हाँ, लोकतंत्र का पर्व शुरू हुआ, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी। ठीक है, बरखा जी, क्या आप भी आलोक जी की बातों से सहमत है? साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वायनाड में भी वैसा ही हाल होगा जैसा राहुल गांधी का अमेठी में है। माहौल तो बिल्कुल अभी बहुत अच्छा बना हुआ है। आप प्रधानमंत्री को आक्रामक कह रहे हैं, मैं तो इससे कहूंगी कि अगर आपने काम किया है तो आप बढ़ चढ़ के उस काम के बारे में बताएंगे और आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस भी बोलेगी, और मोदी की गारंटी तो है ही है इस देश को। तो ये सारी चीजें एड ऑन करती हैं, इसको आक्रामक ना कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी राहुल गांधी की लॉन्चिंग कई बार हो चुकी है, अभी फिर से उन्हें लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, भरसक कोशिश की जा रही है, लेकिन अब नतीजे बताएंगे कि वोटर को कितना अच्छा लग रहा है उनको ये देख करके, या उनको वोट देने के पीछे वोटर के पास क्या बात है, किस लिए उन्हें वोट दिया जाए। क्योंकि कांग्रेस से तो बहुत साल हो गए, कुछ प्रूव नहीं कर पाई, कुछ कर नहीं पाई। यानी कि आप बरखा जी ये कहना चाह रही हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दे ही नहीं है जनता के बीच जाने के लिए?
बिल्कुल, ना ही उन्होंने कोई काम किया, ना मुद्दे हैं। उनसे तो विपक्ष की भी भूमिका नहीं निभाई गई। विपक्ष एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। यहाँ तो विपक्ष ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि अगर विपक्ष सही सवाल उठाता तो आज मोदी जी घेरे में होते, ना कि मोदी की गारंटी देश में चल रही होती। वोटर को साफ साफ दिख रहा है किसको वोट करना है, किधर की लहर घेरे है। का आप जिक्र कर रही हैं, किसके घेरे में, ईडी या सीबीआई? ईडी या सीबीआई को बदनाम ना करें, क्योंकि हमारी जांच एजेंसियों पे हमें पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। जैसे मीडिया पे हमें पूर्णतः विश्वास है, ऐसे ईडी और सीबीआई भी एजेंसीज हैं, वो अपना काम बखूबी कर रही है। किसी को फर्जी आप नहीं जेल में रख सकते। एक ना एक दिन तो उनके लॉयर्स भी सामने आएंगे ना। ठीक है, आखिरकार ठीक है। रिप्रेजेंट आलोक कर जी, रहे मैं हैं आपके लॉयर। पास आऊंगी। आलोक जी, रामपुर का चुनाव जो विधानसभा का था, बाय इलेक्शन से, और उसमें किस तरीके से बहुत मिनिमम वोटिंग हुई, और उस मिनिमम वोटिंग के बाद भी बीजेपी जो है वहां पर विजय हासिल करती है, आकाश सक्सेना विधायक चुन लिए जाते हैं रामपुर सीट से। ऐसा नहीं लगता कि जब हम वोटों की काउंटिंग की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रवार इसके मायने अलग हो जाते हैं? जिसकी बाहुल्यता, जिसकी जिस दल से नाराजगी, उस हिसाब से समीकरण बदल जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन हम इसको वेस्ट बंगाल से तुलना करेंगे। मैं विपक्ष के लिए केवल एक सलाह देता हूं, माने वो या न माने, कि अगर आप मजबूती उठाएंगे, देखिए जहां विपक्ष मजबूत है, मैं मानता हूं ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में बहुत मजबूत है, और देखिए वेस्ट बंगाल का वोटिंग परसेंटाइल काफी अच्छा हुआ। तो अगर विपक्ष जहां पर भी मजबूती से मुद्दा उठाएगा, निश्चित बात है वहां वोटिंग परसेंटाइल ज्यादा बड़ी मात्रा में निकलता है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष का समर्थक है वो इसलिए वोट देता है कि हम हार न जाए, और विपक्ष का जो है, क्योंकि लोकतंत्र में दोनों तरह के लोग होते हैं, वो इसलिए वोट देते हैं कि कहीं हम हार न जाए। तो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ये है कि विपक्ष मजबूत हो। और अगर विपक्ष की बात करें तो देखिए राहुल गांधी ने 100 कमियां हो सकती, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन कम से कम बंदा एक काम तो कर रहा है कि 10 साल से अगर कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी को घेर रहा है तो राहुल गांधी घेर रहे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो। आंख मार के जफ्फी पाके पार्लियामेंट में आंख मार के जफ्फी पाक करके आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। कैसे घेर रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी के पास जब मौका दिया जाता है उन्हें बोलने का, गैर तो क्यों नहीं बोलते? आंख मारना गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जेल भेज दीजिए राहुल गांधी को। पार्लियामेंट में आंख मारना उचित लगता है आपको? नहीं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनपार्लियामेंट्री है क्या? पार्लियामेंट के कोड में लिखा है। एक गरिमा होती है, एक सीमा होती है। क्या आप यहाँ पर नेशनल टीवी पे बैठ के आप मार सकते हैं? कांग्रेस की विधवा कैसा शब्द है ये? कांग्रेस की विधवा कैसा शब्द है? 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड कैसा शब्द है मैडम, आप बता दीजिए। मैं अभी तो सिर्फ विंग की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं क्यों है? राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप वन साइडेड नहीं कर सकते। न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आपको ताकि बराबर रखना पड़ेगा मैडम। चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सबको संयम होना चाहिए। लेकिन यहाँ बात कुछ और हो रही थी कि जब उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है तो विदेशी धरती पे जाकर के भारत को बदनाम करने की बातें करते हैं। ऐसा होता है क्या विपक्ष कि भारत की बदनामी करके, हिंदुओं को बदनाम करके, गेरुए वस्त्र पहन लो या जनेऊ पहन लो तो नकली हिंदू बन करके हिंदू वोटर्स को बेवकूफ बनाए? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या विपक्ष? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन इत्तेफाक देखिए, बरकत रेहान जी, इत्तेफाक देखिए कि जनेऊ पहन लेने मात्र से हिंदू वोटर क्या बेवकूफ बन भी जाएगा क्या? और अगर बन रहा है तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि किस मानसिक स्तर के देश में हम रह रहे हैं जहां की जनता सिर्फ जनेऊ पहनने से बेवकूफ बन जाती है। क्या बात आप कर रही हैं मैडम? चलिए आप दोनों के पास वापस लौटते हैं, आप दोनों के पास वापस लौटेंगे। तो राजस्थान में दूसरे चरण में वोटिंग से पहले स्टार प्रचारक लगातार राजस्थान की धरती पर पहुंच रही है, और आपको बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारक अपने चुनावी रथ की स्पीड भी अब बढ़ा चुके हैं। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले
हाड़ौती में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने युवाओं को जिगर का टुकड़ा कहते हुए कहा कि ओम बिरला को मिलने वाला वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। वहीं राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोले और उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर राहुल बाबा भ्रम फैला रही है। इससे पहले भीलवाड़ा में रैली कर अमित शाह ने राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा और उनकी बहन हर 3 महीने में विदेश में वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन पीएम मोदी बिना किसी छुट्टी के लगातार काम कर रहे हैं। और सबसे आखिरी में अमित शाह ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा का भी जिक्र किया और कहा कि मथुरा में चुनावी जनसभा की है। यहाँ उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी के समर्थन में चुनावी रैली की। कहा भाई साहब, यहाँ गहलोत जी अपने बेटे में उलझ कर रह गए हैं, बेटे में उलझ कर। भाई और बहनों, ये चुनाव स्पष्ट रूप से 2 खेमों में बटा हुआ। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। ये राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वेकेशन करते हैं, हर 3 महीने में। प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई। बोलिए क्यों? यहां गर्मी बहुत है, गर्मी से तकलीफ होती है। एक और हर 3 महीने में विदेश में वेकेशन करने वाले राहुल बाबा है और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। एक और सोनिया जी का एजेंडा है, मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ, और दूसरी ओर मोदी जी का एजेंडा है, मेरे भारत को महान भारत बनाओ। एक और चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए राहुल बाबा है, तो दूसरी ओर गरीब के घर में चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी। अब एक खड़गे जी कह रहे हैं राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे साहब, आपको मालूम नहीं है, राजस्थान से इतने लोग सेना में गए हैं और मेरे कश्मीर के लिए राजस्थान की माताओं ने अपने बेटे बलिदान किए हैं, बेटे बलिदान। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोलो, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी अपने अनौरस बच्चे की तरह 70 साल तक धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। तो चलिए, मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मेहमानों का रुख करेंगे। मेहमान हमारे साथ में आलोक पांडे जी हैं, बरखा त्रेहान जी हैं। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अमित शाह मथुरा के अंदर रैली कर रहे थे और उन्होंने कहा कि छुट्टी मनाने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी विदेश चले जाते हैं हर 3 महीने में, राजस्थान में भी वो रैली कर रहे थे, यही बयान उन्होंने बार बार रिपीट किया है। लेकिन हेमा मालिनी जैसा कैंडिडेट, स्टार कैंडिडेट, जो कि अपने संसदीय क्षेत्र में ही पूरे संसदीय टेन्योर में खाली नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने के लिए या फिर एक स्टार मौजूदगी दर्ज कराने के लिए आती हो, और जब चुनाव आते हो तो वहां पर खेत में गेहूं, धान, बाली कुछ काटती नजर आ जाती हो, वहां पर इस तरीके के सेंटेंस का प्रयोग करना या बोलना
क्या जनता की आंख में सीधे सीधे धूल झोंकने जैसा नहीं है क्या सर? कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये भी नॉन संवैधानिक नहीं है, और प्रियंका जी तो प्रत्यक्षता बहुत ज्यादा सकती राजनीति में भी नहीं है। अब उसको देखते हैं विदेश चला भी जाता है उनके, तो उनका तो ममाना ही विदेश में है। अब बीजेपी के नेताओं को ममाना विदेश में तो क्या किया जा सकता है? तो इसलिए मेरा मानना है कि उसकी जगह पर रीति और नीति पर आलोचना करना ज्यादा अच्छा है। हेमा मालिनी जी के लिए जो आलोचना होती है वो भी सही है, उनका जो योगदान है वो संसदीय क्षेत्र में बहुत सक्रिय नहीं रही, और मुझे उम्मीद थी कि हेमा मालिनी जी को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन अब हेमा मालिनी जी ने कौन सा जुगाड़ लगाया तो उनको टिकट मिल गया। तो बीजेपी बहुत बार सरप्राइज करती है, स्टार्टअप में भी टिकट दे देती है, क्योंकि हेमा मालिनी जी से पूछिएगा अगर कभी कि वो 10 काम बता दे, मैंने ढूंढा गूगल में कि हेमा मालिनी जी बड़े 10 काम क्या किए, कोई एम्स मिला क्या हेमा मालिनी जी के प्रयास से? तो मुझे नहीं लगा कि हेमा मालिनी जी ने बहुत बड़ा कोई प्रयास किया हो। इसलिए अब अमित शाह जी है, और दूसरी बात है कि विपक्ष पर हमला करना ही है तो उनकी कमजोर नसों पर हमला किया जाता है। अब देखना यह है कि देश की जनता अमित शाह जी की बात को श्रेष्ठी लेती है या राहुल गांधी जी के विचारों को श्रेष्ठी। ठीक है बरखा जी, आपको क्या लगता है कि मथुरा की धरती पर जाकर अमित शाह ने जिस तरीके का बयान दिया वो सही है? क्योंकि हेमा मालिनी तो कभी भी नहीं पहुंचती, हमेशा ही मथुरा की जनता की यही शिकायत रहती है कि उनके सांसद कभी भी जनता के बीच नहीं आती। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विदेश यात्रा जो राहुल गांधी जी करते हैं तो इटली तो जाना बनता है ना, आफ्टर ऑल नानी का घर है। सेकंड, अभी वो कुछ दिन पहले कश्मीर गए थे, वहां पे उन्होंने काफी फोटोग्राफ्स की थी, प्रियंका भी गई थी, वो भी गई थी, तो अच्छा है ना। 370 हटने के बाद हम सब वहां जा सकते हैं, ऐश कर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। तो ये प्रूव हो गया कि बहुत अच्छा काम किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिसका फायदा विपक्ष उठा रहा है। अब रही बात हेमा मालिनी, मैं तो उसे भी कंडेम करती हूँ कि अगर आपने कोई काम नहीं किया अपने मथुरा में, आपने मथुरा वासियों के लिए उनकी आवाज नहीं बनी, उनके दुख दर्द नहीं सुने, तो आपको वोटर समझा देगा। अभी वोटिंग होगी तब पता चल जाएगा। आखिरी टाइम में फोटो ऑप करने से गेहूं के खेत में जा करके कुछ नहीं होता। ये तो देश में मैं आपको बताऊं कि जो वोटर है वो बहुत बलवान है। तो वोटर जब वोटिंग करेगा तो ये सारी बातें उसे पता है कि उसने किस लिए मदद करी है या किस सांसद में उसकी मदद नहीं करी। लेकिन एक बात और भी थी, एक फेज आता है जब हम बहुत एक हवा चल रही होती है कि नहीं बाकी 100 काम अच्छे, एक नहीं भी किया, इसने नहीं भी किया तो भी चलेगा, वोट हम दे देते हैं, इसलिए भी वो जीत सकते हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला है, हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर कुछ कम भी काम कर रहे हैं तो ये एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है और उन्हें पुनः वोट दिया। ठीक है, बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ठीक है बरखा जी और आलोक जी, आप दोनों बने रहिएगा, चर्चा को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उधर कांग्रेस के दो दिग्गज नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपसे कुछ ही देर बाद आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये वो दो तस्वीरें, इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने सबसे पहले भागलपुर से आज की चुनावी रैली की शुरुआत की। उसके बाद बिहार के बड़े भाई उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अखिलेश यादव के साथ मंच से मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस बीच दूसरी तस्वीर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की आती है केरल के मिथिटा से, जहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी को घेरा। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन दोनों के बीच अंतर साफ है। बीजेपी हमेशा कहती है कि 70 सालों में क्या हुआ है। इस तथ्य से साफ है कि 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत और जीवंत लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण किया है। तो चलिए मेहमानों का रुख करेंगे। मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके पहले लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर में अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को घेरा, साथ ही वादा किया कि कांग्रेस के सरकार बनने पर वो इस योजना को खत्म कर देंगे।
तो वहीं यूपी के अमरोहा में राहुल गांधी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी। यहां राहुल गांधी ने विचारधारा की लड़ाई इसको बताते हुए कहा कि चुनाव में एक तरफ INDIA गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी और RSS है, दोनों संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। इस बीच मंच पर हुंकार भरते हुए अखिलेश यादव ने पहले चरण का चुनाव बीजेपी के लिए फ्लॉप फिल्म करार दिया। उधर बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए निशाना साधा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी और RSS, ये विचारधारा की लड़ाई है। और पहली बार इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है और बीजेपी RSS के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। आपने सुना होगा बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत गए तो संविधान को हम बदल देंगे। सबसे पहले मैं इनसे कहना चाहता हूं, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को, ये जो जुमले दिए थे वो गारंटी दे रहे हैं। इन्होंने कभी कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली बजवाई थी, ये गारंटी नहीं, ये घंटी है इनकी। हमें इनकी गारंटी नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है वो संविधान की गारंटी चाहिए। ये जो तो वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पथानामथिट्टा लोकसभा क्षेत्र से चुनावी रैली को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशी एंटो एंटनी के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे एक फुटबॉल मैच में एक समझौता किया जाता है, खिलाड़ियों के साथ ही जीत सकते हैं, उसी तरह आपके पास एक समझौते किए हुए मुख्यमंत्री है, सिर्फ राहुल गांधी पर हमला करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि समझौता कर लिया है कि वो कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करेंगे, लेकिन भाजपा पर नहीं करेंगे। विजयन का नाम कई घोटालों में आया, लेकिन बीजेपी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। People say in the opposition, BJP leaders all the time say, what was done in 70 years? I think the greatest achievement in 70 years is visible in the fact that we created a strong and vibrant democratic nation. Look at Pakistan. Look at the country that became free at the same time as us. Where is it and where are we? Success as a democratic country over the last 70 years ensured that we have been strong, we have been a united nation, and we have progressed more than all the other nations around. I stand here before you 10 years into the BJP rule over this. In these 10 years, almost every institution that was created to protect our democracy, that was created to uphold your rights, has been weakened or almost destroyed. तो देखिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, बरखा त्रिहान और आलोक पांडे। शुरुआत आलोक पांडे जी से करना चाहेंगे। आलोक जी, अखिलेश यादव का एक बयान सामने आता है, बीते दिन भी एक बयान सामने आया था और आज एक बार फिर से मंच से उन्होंने बोला है कि पहले चरण का जो चुनाव हुआ है वो बीजेपी के लिए फ्लॉप साबित हुआ, और कल उन्होंने कहा था पहला शो फ्लॉप। देखिए, मेरा मानना है कि विपक्ष में रहते हुए अखिलेश जी ये कहेंगे और कहना चाहिए। और वोटिंग परसेंटाइल कम हुआ है, देखेंगे इसका प्रभाव किस तरफ पड़ता है। लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर न देके प्रियंका वाड्रा वाले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज नेता मैं भी बन जाऊं, क्योंकि नेताओं से पूछो कुछ और बताते कुछ और है।
प्रियंका वाड्रा जी ने जो अंग्रेजी में बोला है, ये पहली बार मुझे लगा कि इन्हें अंग्रेजी में ही बोलना चाहिए। मैं व्यंग में नहीं कह रहा कि अंग्रेजी में बोलने के बाद वो ज्यादा स्पष्टता से बोल पाए। अगर हम पाकिस्तान से तुलना करें भारत की, तो आपकी रूह खड़ी हो जाएगी कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने इस देश को सही दिशा नहीं दी होती तो हम पाकिस्तान के पास खड़े होते, हम बांग्लादेश की तरह होते, हम श्रीलंका की तरह होते। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कुछ अच्छा किया ही नहीं, और उनका जो अटैक था तो उसे अप्रिशिएट करता हूं, और मैं मानता हूं कि इस तरह का जो विरोध है कांग्रेस की तरफ से, लॉजिकल बात वो आनी चाहिए थी, पहली बात। उसके बाद अगर कहता है कि नहीं पिछले 2014 से 24 में सब हो गया, क्योंकि इसी समय हम 11वें नंबर से और 11वें नंबर से और 5वें नंबर की इकोनॉमी पर आते हैं, तो मैं मानता हूं कि जब हमारा व्यापार प्रारंभ में शुरू होता है तो धीमा चलता है, लेकिन जब वो एकदम स्टैंड कर जाता है तो उसकी गति बहुत तेज होती है। ये एक व्यापार के लिए लागू होता है, लेकिन आलोक जी, हम भले ही 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हों, लेकिन 45 सालों के इतिहास को देखिए। मैं 45 सालों का यहाँ पर ब्यौरा बता रही हूँ। पहली बार बेरोजगारी दर इंडिया की इतनी ज्यादा है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर खड़ी है? हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन देश का स्ट्राइक रेट कहाँ पर खड़ा है? हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन और निफ्टी कहाँ जा रहा है? हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जवाब है, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। बरखा जी, सही, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था। यहाँ से शुरुआत करूंगी। आपने जो बोला प्रियंका गांधी का, जो उन्होंने अपना आज भाषण दिया, आप ये बताइए अंग्रेजी में दिया है, हिंदी में दिया, वो तो भूल जाइए। ये अपने लिए आज तक क्या मांग पाई है? अपने को क्या इनकी खुद की अचीवमेंट क्या हो पाई है? आज तक भी देखा होगा, हमेशा राहुल गांधी के ऊपर फोकस किया जाता है। उन्हें पूरे कांग्रेस ने कई लोगों ने आगे आकर के बात को बोला कि दूसरे और भी तो लोग हैं, उन्हें आगे आने दीजिए, लेकिन कोई आगे नहीं आ पाया। माँ की प्रेम के चलते राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं दिखा। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी खुद भी घूमी रहती हैं। वो सिर्फ इलेक्शन की जब रैलियां होती है तब निकलती हैं, तब बाहर आती हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जहाँ जाना होता है वहां कभी नहीं पहुंचती। कहीं उन्हें नहीं जाना होता तो वहां जरूर पहुंच जाती हैं। विपक्ष का रोल नहीं, आप कहाँ जाने की बात कर रही थी? मणिपुर राहुल गांधी तो पहुंचे थे मैम, कहाँ जाने की आप बात करें थी? हालांकि प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाए जी। बहुत जगह पे प्रधानमंत्री जी हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन राहुल गांधी पहुंचे थे। लेकिन मणिपुर में बहुत जल्द आपने देखा कि फर्क आया था। ये ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं भी मणिपुर गई थी। जो जितने दंगे हो रहे थे, जो शुरुआत में हो रहे थे, उसमें काफी ठीक है। बरखा जी आपके पास लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर बता देते हैं, मुरादाबाद से बड़ी खबर। मुरादाबाद से बीजेपी उम्मीदवार का निधन। ये इस बीच मुरादाबाद से बड़ी खबर, अहम जानकारी बता रहे हैं। कई दिनों से बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह बीमार चल रहे थे। बीमारी के चलते आज उन्होंने दम तोड़ दिया है। बीते दिन ही जानकारी मिली थी। सर्वेश के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, मुरादाबाद जहां पर बीजेपी के मौजूदा उम्मीदवार सर्वेश सिंह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी तबीयत नासाज थी, निधन हो गया है। दुखद खबर है ये। हालांकि इसके बाद आगामी निर्णय चुनाव आयोग का क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, पर फिलहाल ये दुखद खबर। तो कई दिनों से बीमार चल रहे थे सर्वेश सिंह। और साथ ही आपको ये बता दें कि बीते दिन ही मुरादाबाद में चुनाव हुए और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पोस्ट आपको दिखा रही हैं। सर्वेश के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बताया जा रहा है कि सर्वेश सिंह बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे, इलाज भी चल रहा था। बीते दिन ही मुरादाबाद में चुनाव हुए हैं। और चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पूर्णिया के बनमनखी में
एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए लालू परिवार पर निशाना साधा है। उनकी विवादित टिप्पणी से विपक्ष नाराज भी हो गया है। दरअसल नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आधार पर लालू परिवार पर जमकर के हमला बोला है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों के कारण लालू प्रसाद यादव को गद्दी छोड़नी पड़ी है, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। इसी के साथ नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि अब वो अपने बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कई बाल बच्चे पैदा किए हैं। क्या किसी को इतने बाल बच्चे पैदा करने की जरूरत है? तो बहुत आजकल जब क्लेम करते हैं, हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, दूगो बेटा को, सबको लगा कर ये लोग तो कभी किसी को नौकरी उकरी देते नहीं थे। अब आजकल हम इन लोगों को रखे थे, हम तो हटा दिए। तो आजकल बेटा उसका बोलते रहता है, कहता साहब हम किए हैं, अरे वो क्या किया। मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आलोक जी और बरखा त्रेहान जी। बरखा जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि लगातार जब हम चर्चा पर जा रहे हैं तो आलोक जी के पास हम लगातार जा रहे हैं। शुरुआत आपसे कर रही हूँ। बिहार की सियासत में नीतीश बाबू का ये जो बयान सामने आया, नाम सुशासन बाबू, और बयान इस तरह के स्तर के, बताइए कैसे होगा? जो बयान है नीतीश जी का, ये तो नीतीश जी जाने कि वो क्या उनकी मानसिकता और क्या वो बोल रहे हैं। मुझे उनकी बात, पहली बात स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ी, लेकिन बच्चों के ऊपर तो कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के लिए। पॉपुलेशन को तो जरूर कंट्रोल करना चाहिए और एक बिल भी आना चाहिए। इसके ऊपर मैंने काफी काम भी किया है। मैंने बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात भी करी है, उनसे इसके ऊपर बात भी करी। उनकी रजामंदी 80% पार्लियामेंटेरियंस की इसके ऊपर है कि कानून आना चाहिए 2 बच्चों वाला। जिसके 2 बच्चे हैं उसको ही सरकारी सुविधाएं मिले, उसको ही एक अच्छे नागरिक को ये समझना चाहिए कि जैसे चाइना का पॉपुलेशन ब्लास्ट हो गया था, उन्होंने बहुत बड़ी एक पॉलिसी लाई थे, 1 चाइल्ड पॉलिसी। एटलीस्ट इंडिया में 2 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, आखिर गवर्नमेंट को बहुत सारी जो एक फ्री स्कीम्स हैं उन्हें अवेल करने पर वो अवेल करते हैं। उसकी वजह से दूसरे भाई जो हैं, जो 2 बच्चे या 1 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो नहीं अवेल। ठीक है बरखा जी, पॉपुलेशन पर कंट्रोल होना चाहिए, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन एक खुले मन से ऐसी टिप्पणी करना सही है? वो भी मुख्यमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो। राज्य के मुख्यमंत्री हैं और खुले मन से कर रहे हैं क्योंकि वाकई ही ये ब्लास्ट हो जाएगा। बहुत बड़ा ये एक इशू है, इसको एड्रेस करना इतना आसान नहीं है। उन्होंने इस इशू को एड्रेस किया, ऐसे टच किया। ये बहुत बहुत सेंसिटिव मामला है क्योंकि बच्चे आपकी पर्सनल चॉइस होते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपका देश के हित में है ये बात। तो मुझे लगता है तो मेरे ख्याल से आप उन्होंने विधानसभा के अंदर जो बयान दिया था, आप उसको भी सही मानती होंगी। मैं उनके विधानसभा के बयान को सही नहीं कह रही, लेकिन इस बात को मैं सही कह रही हूँ कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। इसके बारे में हर नागरिक को सोचना चाहिए। हम आप सब मिलकर के वो बयान भी बरखा जी कनेक्टेड टू पॉपुलेशन ही था। जी, वो बयान भी कनेक्टेड टू पॉपुलेशन ही था। तो मेरे ख्याल से फिर वो बयान भी आपकी नजर में सही होना चाहिए, अगर आप इस बयान को सही कह रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि क्या सियासत का स्तर इस लेवल पर चला गया है कि विकास के मुद्दों पर बात ना हो करके पॉलिटिक्स में ये बात होगी कि किसी जमाने में किसी ने 8 बच्चे पैदा कर लिए थे तो उसने ये चीजें वो अवेल कर रहा है। ये लॉजिकल है क्या? आपने कितना काम किया, आप पीछे अपने बीते 5 सालों का काम गिनाइए, आप किसी के बच्चे क्यों गिना रहे हैं? आप डेवलपमेंट पे बात करिए, अपने काम पे बात करिए, प्रोग्रेस पे बात करिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए। इन बातों को डायरेक्ट करना, टच करना बहुत मुश्किल है, लेकिन साथ के साथ मैं आपको ये बोलूंगी कि ये ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। इसे हर मंच से अगर उठाते रहेंगे तभी भविष्य में एक पॉलिसी
पॉलिसी बन सकेगी, एक कानून आ सकेगा जो कि देश हित के लिए होगा। चलिए ठीक हमें है। सबको एक ब्रॉडर मानसिकता से इसे समझना पड़ेगा, इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर हो या नहीं हो, लेकिन इस बात को करने की आवश्यकता इस देश ठीक है, ठीक है बरखा जी। आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, क्या आप भी? आलोक जी का संपर्क हमसे टूट गया है। खबरों पर वापस जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बीजेपी उम्मीदवार सीपी जोशी के समर्थन में निम्बाहेड़ा में रोड शो किया। यूपी सीएम का रोड शो निम्बाहेड़ा नगर के रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ, जो कि अलग अलग जगहों से होते हुए शेखावत सर्कल पहुंचा। इस दौरान शेखावत सर्कल पर भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। इस पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा, सांप्रदायिक और जातिवाद सोच के कारण देश पहले बहुत नुकसान सह चुका है। क्योंकि कांग्रेस की सांप्रदायिक सोच के कारण, जातिवादी सोच के कारण यह देश पहले ही भारी नुकसान सह चुका है। कांग्रेस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली। कांग्रेस के समय में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी, राम के लिए कहा जाता था कि राम पैदा ही नहीं हुए, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता था। बहनों और भाइयों, जो हमारी आस्था को सम्मान नहीं कर सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ नहीं कर सकते, हमारी विरासत और विकास की यात्रा में हमारे साथ सहभागी नहीं बन सकते, उन्हें सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होता। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने आज नामांकन रैली आयोजित की है। इस रैली में सीएम मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। वहीं नामांकन रैली में भारी संख्या में जन समर्थन भी नजर आया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। दक्षिण भारत का जिक्र जरूरी। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के सीएम और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आपको बता दें कि रोड शो किया। इस दौरान भारी तादाद में समर्थकों की भीड़ नजर आई। आपको भी बताते चले कि पिछली बार रोड शो के दौरान पत्थर लगने से घायल सीएम जगन मोहन घायल हो गए थे। इसके बाद उनका ये पहला रोड शो है। तो बरखा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। बरखा जी, चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है, दक्षिण की हवा का रुख आपको क्या लग रहा है? चुनाव प्रचार तो जोर शोर से ही होना चाहिए और हमारे देश में तो इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है, लेकिन उत्साह वोटरों का भी काफी है। मैं ग्राउंड पे जाती हूँ और बहुत लोगों से बातचीत भी करती हूँ, वहां भी बड़ा उत्साह है। जो आज की जनरेशन है वो वोट करना चाहती है, ये बहुत एक बड़ा डिफरेंस आया है कि लोग वोट करना चाहते हैं। चाहे वो आप सोशल मीडिया पे भी देखिए, लोग कैसे बड़ी खुशी से अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं कि मैं आज वोट करके आया हूँ या मैं आज वोट करके आई हूँ। मैंने एक जम्मू की आज सुबह तस्वीर देखी थी, जहां पर एक वैवाहिक जोड़ा जैसे ही विवाह संपन्न हुआ उसके बाद तुरंत गया वोटिंग बूथ पे, वोट किया। तो इसे उत्सव की तरह मनाया, पहले नहीं मनाया जाता था। कि अब कुछ सालों में इसे उत्सव मनाने लग गए, लोगों को अपने वोटिंग राइट्स के बारे में पता चला है और वोट वाइजली, ये तो हम सभी बोलते हैं, लेकिन वोट किस पे होना चाहिए? डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, इन चीजों पे, आपकी एजुकेशन के ऊपर कौन एम्फोसाइज कर रहा है, कौन आपको नौकरियां दे रहा है, कौन आपकी बात सुन रहा है। जो एक प्रॉब्लम है एक आम आदमी को करप्ट मुक्त भारत कैसे मिलेगा, आम आदमी को छोटी छोटी जो फैसिलिटीज है उससे मतलब है। तो वोटर को मतलब इन चीजों से है। अब वोटर की ये सारे जो है ख्वाहिशें वो कौन पूरा कर रहा है या उसको किसकी गारंटी समझ आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो एक ब्रांड नेम बन गए हैं। इंडिया मीन्स मोदी, मोदी लहर, मोदी के नाम की वोट, या आप समझ लीजिए मोदी मैजिक, जो भी है वो है। उसको जो भी नकारना चाहे नकार सकते हैं। जो विपक्ष में हमारे बड़े सारे स्टार परफॉर्मर भी हैं
जो स्टार प्रचारक के रूप में काम करते रहते हैं बीजेपी के लिए, हम सब उन्हें भी जानते हैं। लेकिन दक्षिण द्वार के अंदर क्या ये कहना सरल होगा क्या बरका जी? दक्षिण द्वार में ये कहना सरल होगा? मेहनत की जा रही है, रिजल्ट आने पर ज्यादा क्लैरिटी होगी, लेकिन हाँ बदलाव तो आएगा। दक्षिण भारत में भी बदलाव की लहर चल रही है, देखते हैं आगे नतीजे आने पे बहुत कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक पूरे भारत वर्ष में एक लहर सी चल रही है, अब उस लहर का असर जल्द दिखने को मिलेगा। किस तरह की लहर? एक लहर जो कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पे, जो एक ग्लोबल तौर पे भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया है, वो किसके राज में? क्या 10 सालों में ऐसा क्या हो गया है कि भारत की छवि इतनी सुधर कैसे गई? अभी आप नौकरियों की बात कर रहे थे कि नौकरियां कहाँ है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा भी जैसे अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो ये मुद्दा भी काफी कंट्रोल में आएगा। तो धीरे धीरे चीजें सुधरती हैं। 370 किसी ने नहीं सोचा था चला जाएगा। राम मंदिर के बाद एक लहर सी आई है कि राम मंदिर आखिर किसके शासन में बना। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे बरखा जी। बड़ी खबर बता दें तमाम दर्शकों को, कर्नाटक कांग्रेस ने आश्रम बेंगलुरु में होने वाली रैली से पहले विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था। हालांकि इससे पहले ही पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, रजवान और अरशद शामिल है। पुलिस ने यह भी कहा कि हमने पहले ही विरोध प्रदर्शन की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। Modi government is giving Chambu to people of Karnataka, and this is a return gift of 6.5 crore Kannadigas to Modi government in this parliamentary election, where they will lose all seats. When Karnataka demands 14,700 crores of drought relief, Modi government gives us back a Chambu. हमको हमारा हक नहीं देना चाहते तो किस अधिकार से आप आकर यहाँ पे वोट मांग रहे हैं? 26 एमपी दिए हैं हमने मोदी जी को, आप प्रधानमंत्री बने हैं, कर्नाटका को वापस कर्नाटक का हक नहीं देना चाहते तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज उठाएंगे। हमारे लिए हर कोई जो गलत काम करता है वो क्रिमिनल है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे किसी भी जात या धर्म का हो। कानून एक निगाह से देखेगा, एक निगाह से उन पर काम। चलिए, आलोक पांडे जी हमारे साथ में है, बरकत रेहान जी। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। आलोक जी, दक्षिण द्वार में केरल एक ऐसी जगह जिसने कांग्रेस के दिल में उम्मीद जगाई, और दक्षिण की अगर बात करें तो मौजूदा समय में दक्षिण ही मात्र इंडिया का एक ऐसा पार्ट है जहां पर मुद्दों पर बात हो रही है। क्या ऐसे में वाकई एग्जिस्टेंस तमाम रीजनल पार्टीज का, बीजेपी का कंबाइंड एग्जिस्टेंस पॉसिबल है क्या? आलोक जी, आलोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? चलिए, आलोक जी के पास जाएंगे, उससे पहले बरखा जी, यही सवाल मेरा आपसे। गठबंधन हो सकता है, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कर्नाटक में, देखिए महिलाओं का वोट बहुत मैटर करता है। आपने जहां भी देखा होगा, यूपी में देखा होगा आपको, जब ये 3 तलाक वाला मुद्दा हटा है तब से 3 तलाक आया, तब से महिलाओं का बहुत वोट आया था। अभी आपने मामा जी के उधर भी देखा था, यहाँ पर भी महिलाओं का बहुत ज्यादा एक फेथ बन रहा है मोदी गवर्नमेंट में। और मोदी की गारंटी की जो लहर की बात कर रही थी मैं, वो यहाँ भी पहुंच गई है। आप कह रही थी मुद्दे पे बात होती है, तो मुद्दे महिलाओं के साथ जुड़े हुए बहुत मुद्दे हैं, और महिलाएं इस बार मन बना चुकी हैं उन्हें वोट ठीक है, आलोक जी जुड़ गए हमारे साथ में। आलोक जी जुड़ गए। आलोक जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? जी जी। आलोक जी, मैं दक्षिण द्वार की बात कर रही थी। दक्षिण के अंदर बीजेपी के लिए बहुत इजी नहीं है। हालांकि नॉर्थ की प्रतिपूर्ति बीजेपी दक्षिण से करना चाहती है, क्योंकि जानती है बीजेपी सैचुरेशन में नॉर्थ में पहुंच चुकी है, और ऐसे में जो सीटें बैकलॉग से कम होंगी इधर से, वो दक्षिण से ही पूर्ति उनकी की जा सकती है। लेकिन क्या वोटिंग परसेंटेज और मौजूदा जो करंट मैटर्स हैं उनको देखते हुए लगता है क्या कि ये टास्क उतना ईजी है?
क्रांतिकाल में कहावत थी, दिल्ली अभी दूर है। तो बीजेपी के लिए दक्षिण अभी दूर है, ये कहावत कहूंगा मैं। दक्षिण में अभी 2-4-5 सीटों की और कर्नाटका छोड़ करके बाकी राज्यों में संपर्क चला गया है आलोक जी से हमारा। अभी दूर है। और फिलहाल 24 के सिंहासन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।